फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का लास्ट चैप्टर शहरी क्षेत्र में आजीविका। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें कि कई लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं। जैसे कई लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं और यहाँ पर आपको मिल दिख रही है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है और साथ में कई न्यूज़पेपर वाले, रिक्शा वाले और दुकान में कई प्रकार की दुकानें दिख रही है। यहाँ पर कई तरीके की बस दिख रही है जहाँ पर लोग भागा दौड़ी करते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो आप इस चित्र से जो पिछला वाला चैप्टर था उसको कंपेयर करके जान सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका शहरी क्षेत्र की आजीविका से कैसे डिफरेंट है। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? जैसे सड़कों पर काम करना। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी है जिससे आप ये पूरा चैप्टर समझ सकते हैं। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन और चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। तो आप यहाँ से क्या समझे कि जो शहरी आजीविका है कैसे कैसे करके चलती है। जैसे कई लोग रेहड़ी पर सामान बेचते हैं, कई लोग सब्जियों की दुकान खोल के चलते हैं, कई लोग नाई का काम करते हैं। तो इस तरीके से शहरों में भी कई प्रकार से आजीविका कमाने के साधन हैं। यहाँ पर बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला के बारे में बताया जिससे कि आप इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार लोग आजीविका कमाते हैं और उनको क्या क्या समस्याएं होती होंगी। बच्चू मांझी बिहार के एक गांव से आया है जहां वो मिस्त्री का काम करता था। उसकी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। इसके पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वही परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब यह शहर पहुंचा तो इसने ये पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता है और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहीं छोड़ देता है। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता है। ये शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता है। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक इसे 10 से 30 रुपये तक देते हैं। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब ये काम नहीं कर पाता। उन दिनों इसकी कमाई नहीं हो पाती है। ये अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे पर रहता है और सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक की इसकी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी ये परिवार के लिए बचा लेता है। साल में 2-3 बार ये अपने परिवार से मिलने जाता है। जो पैसा शहर से भेजता है वो उसके परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार इसकी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। इस तरीके से जो बच्चू मांझी है
उसने अपनी शहरी आजीविका कमाने पर आने वाली चुनौतियाँ और किस तरीके से वो कमाई करता है उसे एग्जाम्पल से समझाया। आपके लिए एक एनालिसिस वर्क। बच्चू माझी शहर क्यों आया था? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। मतलब कैसे करके वो तैयारी करते हैं, कैसे करके वो खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं आदि। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है क्यों? बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वो चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, यानी कि जो काम हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, वो होता है स्वरोजगार यानी कि प्राइवेट वर्क। जैसे अगर आप कोई दुकान खोल रहे हो जिसमें आप खुद से मतलब सिल रहे हो और बेच रहे हो, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी ज़्यादा रोल नहीं है या फिर आप किसी के अंडर नहीं कर रहे हो, आपका अपना काम है, वो होता है स्वरोजगार। इन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कितना माल खरीदें, कहाँ और कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती हैं, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछा कर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह है जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाट करके बेचने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे फुटपाथ पे कई लोग चप्पल बेचते हैं या कई लोग कपड़े बेच लेते हैं सस्ते दामों पर सेल लगा के। ऐसा आपने भी देखा होगा। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इन सब के लिए भी उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। जैसे आजकल वर्तमान समय में भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए काफ़ी सारे कानून और अधिनियम सरकार ने बनाए हैं। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उसे समितियों में रखें जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। अब जैसे बाज़ार की बात करें, जब ये बाज़ार पहुंची तो दुकानें अभी खुलना शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान आदि की दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों का डॉक्टर का क्लिनिक था। इसकी मौसेरी बहन ने इनसे पहले से ही समय ले रखा था। अब जब ये वहाँ पहले पहुँच गई तो जिससे इनकी बारी न चली जाए तो उन्हें थोड़ी देर में एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। जैसा होता है ना कि अभी डॉक्टर ने बोला है कि वेट करो थोड़ा सा, फिर आपका नंबर आएगा, तो वैसे इनके साथ हुआ था। डॉक्टर ने उनके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि अब एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। यानी कि हम क्या समझे, अभी तक कौन कौन से आजीविका के साधन हमको देखने को मिले? रिक्शा वाला, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि ठेली रेडी वाले, और फुटपाथ पर दुकानें खोलने वाले, और उसके अलावा एक क्लिनिक और साथ में शोरूम। इस प्रकार से कुछ आजीविका के साधन हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले। अब बड़ी दुकानों की बात करते हैं तो यहाँ पर आती पहले हरप्रीत।
पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहार के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पति वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फ़ैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े ख़रीदना पसंद करते हैं। इसीलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। यानी कि आप क्या समझे कि जो कपड़ों का सबसे अच्छा बिजनेस होता है कहाँ पे होता है? मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो ये शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही जल्द खरीद देंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया। यानी कि आप यहाँ पे क्या समझे? एक तो सामान की पहुँच सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस को जमाने के लिए, साथ में परिवहन की सुविधा, और तीसरी चीज़, अगर किस तरीके से हम विज्ञापन कर रहे हैं, विज्ञापन भी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इस तरीके से कनेक्ट करके चीज़ें समझ सकते हैं। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नगर निगम का एक और काम आपको मिल गया यहाँ पर। जैसे कि जो शहर की दुकानें होती हैं उनको चलाने के लिए एक लाइसेंस होता है, जिसका वो जो कौन देता है? नगर निगम। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। जैसे इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर आदि की सेवाएं देते हैं। या फिर जैसे कई बार आप देखते होंगे कई शहरों में बुध बाजार और संडे मार्केट, मंडे मार्केट, इस टाइप के भी मार्केट लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का देखभाल या फिर रखरखाव या फिर जो भी चीज़ निर्धारित करती है, नगर निगम ही करती है। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री की। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ताना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही हम बस फैक्ट्री के पास पहुंची तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ देखने को मिली शहरी भीड़ के बारे में, क्योंकि अब जैसे आप देखते होंगे जैसे सिटी बस वगैरह हो गई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सवारी बैठा लेते हैं तो जिस वजह से कई लोगों को दिक्कत होती है। ये भी एक प्रमुख मुद्दा है आजकल, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे होते हैं सिटीजन जो हैंडीकैप होते हैं या फिर कुछ बुजुर्ग होते हैं या फिर कोई मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उन सबको इन सारी चीज़ों की वजह से तकलीफ़ होती है। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक्कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेड को लेकर मालतोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं।
लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। जैसे आप अगर दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपने चांदनी चौक में देखा होगा कि कई बुजुर्ग हैं या फिर कई ऐसे टाइप के मजदूर हैं जो कि मतलब दिन रात अपनी पीठ पे अपने वजन से भी ज़्यादा बोझा लेकर के घूमते रहते हैं। तो कई बार उनको इतनी सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है कि वो अपना स्वास्थ्य भी देखें या फिर उनको उस चीज़ की पेमेंट ठीक ठाक मिले। कई बार उनके साथ इस टाइप की चीज़ें हो जाती है और अगर उनको नुकसान होता है तो उस चीज़ की गारंटी भी कोई नहीं लेता। बस उनसे जानवरों की तरह गधे घोड़ों की तरह काम करवाया जाता है। और ऊपर से जो ट्रैफिक होता है तो उनके अलग होते हैं। जैसे कई कार हो गई या फिर स्कूटर पे बैठे बैठे लोग हॉर्न देते रहते हैं एंड उनको कई बार बुरा भला भी कह देते हैं या फिर कई बार उन पे हाथापाई भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचा जाए, क्योंकि एक तो उन पर बोझा और ऊपर से आप ज़्यादा वो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उन्हें डिस्टर्ब होगा। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह कर लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वो मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उससे वादा किया कि कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। तो इससे आप क्या समझे कि जैसे कपड़े हैं, यहाँ पे कपड़े के एग्जाम्पल से जैसे शहर में, तो वहाँ पे ये सुविधा हमको देखने को मिलेगी। अगर हम उसमें कुछ नया डिज़ाइन जोड़ना चाहते हैं या फिर उस पर कुछ नई तरीके का काम चाहते हैं तो हमें आसानी से मिलेगा। ऐसा सिर्फ कपड़ों के मामले में नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में भी हमें वैरायटी देखने को मिलती है। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के कई लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन तक काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करने जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाता है। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं होता। यानी कि आप यहाँ पर क्या समझे, एक तरीके की मौसमी बेरोजगारी। जब तक सीज़न रहा तब तक काम मिला और जैसे ही काम ख़त्म हुआ फिर उनको काम से निकाल दिया गया। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होगी। उनको रोज़गार तभी मिलेगा जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरी अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करे तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। जैसे कि बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। ऐसा कई बार हम देखते हैं कि जैसे कोई बोझा उठाने वाला है, उनसे एक्स्ट्रा बोझा भी उठवा लो लेकिन उसको उसके बदले का कई बार नहीं मिलता है। चलिए आपके लिए एक एनालिसिस वर्क है। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न आधार बताइए। से काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह और सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। क्या आप ये मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। चलो अब ये पहुँचे दफ्तर में। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था।
हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसीलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगहों पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बस की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति की रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्किट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है उनको। छुट्टियाँ। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलता है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी उनको मिलती है, जैसे कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना एक रोजगार का नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरे में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर भारत में मिल जाता है। तो आपके लिए एक और एनालिसिस वर्क। चलिए, अगर आपने ये चैप्टर ठीक से सुना होगा तो आप स्थायी और अस्थायी नौकरियों में अंतर बताइए। और अगर आपने पिछला चैप्टर भी सुना था तो ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका के बीच में जो आपको अंतर दिखे वो बताइएगा। आपके लिए होमवर्क, यहाँ पर आपको एक पैरा दिख रहा है, आप इसे पढ़ करके अपनी राय दे सकते हैं और ये टेबल भी आप फिल कर सकते हैं। एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से कैसे अलग है? सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं? और आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि इसको कंपेयर करके कि कैसे करके जो अनियमित वाला है यानी कि जो सुधा है और उसके अलावा जो बच्चू मांझी था, तो उन दोनों को कंपेयर करके आप उन दोनों की जॉब में डिफरेंस बता सकते हैं। या फिर शोरूम वाले एग्जाम्पल से भी आप इसमें ऐसे करके कंपेयर करके डिफरेंस बता सकते हैं। इससे आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा। चाहे तो आप इस टेबल्स को भी फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे। और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, उसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।